आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं सदी के एक ऐसे कश्मीरी शासक के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में हमारी हिस्ट्री बुक्स लगभग खामोश हैं। हम उनके आसपास गड़े हुए मिथकों और सच्चाई के बीच का फर्क समझेंगे और एक ऐसी कहानी को अनरैप करेंगे जो जितनी मिस्टीरियस है उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस दृश्य को अपने जहन में उतारिए। कश्मीर के करेवा पठार के सन्नाटे में खड़े ये मार्तंड सूर्य मंदिर के विशाल खंडहर, इन्हें देखकर लिटरली ऐसा लगता है जैसे इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि किसी दैत्य या जायंट ने बनाया हो। इन विशाल पत्थरों को देखकर दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर वो भुला दिया गया सम्राट था कौन जिसने इतने आलीशान ढांचे को खड़ा किया था। और यहीं से ना एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल पैदा होता है, क्या ललितादित्य मुक्तापीड वाकई एक अजेय योद्धा थे या फिर उनकी महानता सिर्फ एक 400 साल पुराना झूठ है। पुराने ग्रंथ तो यही दावा करते हैं कि इनका साम्राज्य सेंट्रल एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला था, लेकिन अगर ऐसा था तो आज की मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स में इनका जिक्र क्यों नहीं मिलता। आखिर इस मिसिंग लिंक के पीछे की वजह क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कश्मीर का विस्मृत सम्राट और 724 ईस्वी की उस विरासत को। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़े पावर वैक्यूम और उथल-पुथल से गुजर रही थी। अगर हम इस टाइमलाइन पर गौर करें तो हमें एक ऐसे शासनकाल का पता चलता है जिसने टूटते हुए ग्लोबल एम्पायर्स के बीच अपना रास्ता बनाया। एक तरफ ईरान का ताकतवर ससानी साम्राज्य गिर चुका था, चीन का तांग राजवंश अंदर ही अंदर उलझा था और इंडिया में हर्षा का विशाल साम्राज्य टुकड़ों में बिखरा हुआ था। ठीक इसी केओस के बीच कारकोटा डायनेस्टी के ललितादित्य कश्मीर के गद्दी पर बैठे। लेकिन वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उन्हें विरासत में कोई सुनहरा साम्राज्य नहीं मिला था। उनके राज्य की हालत एक्चुअली बहुत खस्ता थी। झेलम नदी में गाद भरने से भयंकर बाढ़ आती थी, खेती लायक जमीन खत्म हो रही थी और स्टेट का खजाना पूरी तरह खाली था। आम जनता घुट-घुट कर जी रही थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका था। अब हम आते हैं अजेय सेना का निर्माण और सैन्य रणनीति में क्रांति पर। इस भौगोलिक और आर्थिक जाल से निकलने के लिए एक बहुत ही रैडिकल शिफ्ट की जरूरत थी। पावर को कैसे प्रोजेक्ट किया जाए और फौज कैसे बने, इस पर नए सिरे से सोचना बहुत जरूरी था। इस कॉन्ट्रास्ट को समझना बहुत जरूरी है। जहां पुरानी ट्रेडिशनल इंडियन आर्मीज हाथियों और भारी पैदल सैनिकों पर निर्भर होती थीं, जिसकी वजह से वो काफी स्लो होती थीं, वहीं ललितादित्य ने एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक पिवट किया। उन्होंने अपनी फौज में तुर्क घुड़सवारों और विदेशी भाड़े के सैनिकों को शामिल किया। नतीजा, एक ऐसी सेना जो बिजली की रफ्तार से हमला करती थी। ये पुरानी टेक्निक्स को छोड़कर इंटरनेशनल लेवल की फास्ट कैवलरी टैक्टिक्स अपनाने का एक बहुत बड़ा कदम था। और यहाँ एक सच में चौंकाने वाली बात सामने आती है। उस जमाने में ललितादित्य के लिए किसी के रिलीजन से ज्यादा उसकी मिलिट्री जीनियस मायने रखती थी। इसी का सबूत है चकुनिया नाम का एक व्यक्ति। तारिम बेसिन से आया ये विदेशी शख्स एक कट्टर बौद्ध था, लेकिन उसे कश्मीर का सुप्रीम मिलिट्री कमांडर बनाया गया। चकुनिया अपने साथ तांग डायनेस्टी की एडवांस्ड सीज टैक्टिक्स लाया, जिसने इस सेना को एक खतरनाक इंटरनेशनल वॉर मशीन बना दिया। आगे बढ़ते हैं कन्नौज और तिब्बत पर विजय, जिसमें धन और सीमाओं की सुरक्षा शामिल थी। आखिर इतनी बड़ी इंटरनेशनल फौज चलाने के लिए बेहिसाब दौलत की जरूरत तो पड़ेगी ही ना, और इसका सल्यूशन था गंगा के उपजाऊ और अमीर मैदान। तो चलिए इस 3 स्टेप जियोपॉलिटिक्स को जरा डिटेल में समझते हैं। पहले स्टेप में उन्होंने अरबों के हमले रोकने के लिए कन्नौज के राजा यशोवर्मन के साथ हाथ मिलाया, एक दोस्ती का हाथ, राइट। लेकिन जैसे ही अरबों का खतरा टला, स्टेप 2 में उन्होंने अपनी ही एलाय पर अपनी तेज घुड़सवार सेना से धावा बोल दिया और स्टेप 3 में यशोवर्मन को एक जागीरदार बना दिया गया ताकि तिब्बत के खिलाफ एक बफर स्टेट बन सके। देखते ही देखते नॉर्थ इंडिया की सारी आर्थिक पावर कश्मीर के कंट्रोल में आ गई। लेकिन जब अग्रेसिवली बढ़ते हुए तिब्बती साम्राज्य ने सिल्क रूट से आकर बॉर्डर्स पर खतरा पैदा किया, तब बात सर्वाइवल पर आ गई। कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए चीन के तांग सम्राट से मदद मांगी गई। वहां से एक ग्रैंड ऑफिशियल टाइटल तो मिल गया, पर तांग ट्रूप्स एक भी नहीं आई। आखिर में ललितादित्य को पीर पंजाल की उस जमा देने वाली ठंड में अपना होम ग्राउंड नॉलेज यूज करके बिल्कुल अकेले ही तिब्बतियों की सप्लाई लाइन काटनी पड़ी। अब 12वीं सदी के इतिहासकार कल्हड़ के इस कोट को ही ले लीजिए। वो लिखते हैं, उनके सैनिकों ने दक्षिणी समंदर के किनारों पर नारियल का पानी पिया।
ये बात अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि कैसे उनके कैंपेन्स को इतना बड़ा चढ़ाकर बताया गया कि मानो उनकी फौजें ठेठ साउथ इंडिया तक पहुंच गई थीं। खैर, हर साम्राज्य का ट्वाइलाइट यानी ढलता वक्त तो आता ही है। तो अब आते हैं रहस्यमयी मौत और पतन, सुनहरे युग का अंत। इस तेजी से बढ़ते एम्पायर का अंत वैसे ही अचानक हुआ जैसे इसकी शुरुआत हुई थी। 761 ईस्वी में किसी दूर अनजान देश में हुई उनकी मौत का ये जिक्र बहुत कुछ कहता है। जब आप किसी सेना को उसकी भौगोलिक और लॉजिस्टिकल लिमिट्स के बिल्कुल पार किसी बर्फीली ठंड में धकेल देते हैं तो नतीजा एक बड़ा मिलिट्री म्यूटिनी या कैटास्ट्रोफिक कोलैप्स ही होता है। और बस यही वो पॉइंट था जहां वो पूरा सुनहरा दौर किसी ताश के महल की तरह ढह गया। और यहाँ से पैदा होता है एक बड़ा सवाल, इतिहास या कूटनीतिक प्रोपेगेंडा, 400 साल के अंतर का विश्लेषण। मॉडर्न हिस्टोरियंस इन एपिक कहानियों के प्राइमरी सोर्सेस के बीच आखिर क्या डिबेट करते हैं, आइए उसे समझते हैं। इस पूरी डिबेट को अप्रोच करने के लिए इन दावों के स्केल को समझना होगा। कल्हड़ ने ललितादित्य को एक बहुत ही ग्रैंड टाइटल दिया था, दिग्विजय। इसका मतलब होता है वो शख्स जिसने चारों दिशाओं में पूरी दुनिया को जीत लिया हो। ये एक ऐसी इमेज थी जो उन्हें एक ग्लोबल डोमिनेंस वाले रूलर के रूप में दिखाती थी। लेकिन जब हम एक ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन करते हैं तो सच्चाई कुछ और लगती है। एक तरफ 12वीं सदी की राजतरंगिणी उन्हें वर्ल्ड कॉन्करर बताती है जिसने सेंट्रल एशिया से लेकर साउथ इंडिया तक राज किया। वहीं दूसरी तरफ 8वीं सदी के टैंग रिकॉर्ड्स एकदम क्लियरली बताते हैं कि सेंट्रल एशिया के वो शहर एक्चुअली चाइनीज कंट्रोल में थे। तो इसका क्या मतलब निकला? यही कि यह कहानियां शायद 400 साल बाद 12th सेंचुरी में इसलिए थोड़ी एम्बेलिश की गई ताकि टूटते हुए कश्मीर की निराश जनता को एक उम्मीद और प्रेरणा दी जा सके। एक तरह का प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। अब आते हैं अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर, ललितादित्य की असली विरासत, सत्ता की कड़वी सच्चाई। क्योंकि किसी भी इम्पार्शियल विश्लेषण में सिर्फ जीत की किस्से नहीं बल्कि उन डोमेस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजीज को भी देखना पड़ता है। क्या आप जानते हैं इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ा डिस्टर्बिंग पहलू क्या है? एक तरफ परिहासपुर जैसे चमचमाते शहर थे और दूसरी तरफ आम किसानों का कठोर दमन। किसानों पर एक ऐसी स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी लगा दी गई थी जिसके तहत किसी भी गांव वाले को 1 साल से ज्यादा का अनाज या पैसा इकट्ठा करने की परमिशन ही नहीं थी। ये डेलिबरेटली किया गया था ताकि लोग इतने अमीर ना हो जाएं कि कल को बगावत कर दें। तो एक तरह से ये पूरा आर्थिक बुलबुला किसानों को दबाकर ही बनाया गया था। अब आइए देखते हैं कि कैसे इतने ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स नक्शे से ही गायब हो गए। सबसे पहले 9वीं सदी में सुया नाम के एक इंजीनियर से गलती हुई और झेलम नदी का रास्ता बदलने से परिहासपुर सूख गया। फिर 15वीं सदी में सुल्तान सिकंदर ने मार्तंड मंदिर को अंदर से जलाने का आदेश दिया। और रही सही कसर कश्मीर की फॉल्ट लाइंस पर आने वाले उन भयंकर भूकंपों ने पूरी कर दी जिन्होंने कमजोर पड़ चुके खंभों को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया। यानी ह्यूमन इंजीनियरिंग की गलतियां, बाद के शासक और प्योर ज्योग्राफी सब ने मिलकर इन शानदार स्मारकों को मिटा दिया। तो फाइनली ये सब हमें एक ऐसी जगह लाकर खड़ा करता है जहां एक बड़ा सवाल जन्म लेता है कि क्या ज्योग्राफी आखिरकार इतिहास की सबसे महान हस्तियों को भी हरा ही देती है? कूटनीति और सैन्य ताकत के दम पर शायद कुछ दशकों तक किसी ने भूगोल को झुकाए रखा हो, पर आखिर में बचता है तो सिर्फ वही जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल का एक एंडलेस लूप। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।